आयोग की कड़ी निगरानी थी, लिहाजा प्रचार का कार्य कहीं भी 5 बजे के बाद चलता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि राजधानी दिल्ली का इतिहास कांग्रेस और भाजपा की सियासी जंग पर निर्भर करता है, लेकिन इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने प्रदेश सरकार की जहां विकास की गाथाएं सुनाई, वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम इन वेटिंग हर्षवर्धन ने शीला सरकार की नाकामियों के साथ साथ पानी और बिजली, सड़क जैसे मुद्दे उठाए। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का सपना भी दिखाया। उत्तर प्रदेश के पोलियो के खात्मे के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए एक मुहिम चलाई है, जिसको नाम दिया गया है बाल स्वास्थ्य पोषण माह, जिसकी शुरुआत आज स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया। उत्तर प्रदेश से पोलियो खत्म करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब बच्चों में विटामिन ए की कमी को पूरा करने की मुहिम बाल स्वास्थ्य पोषण माह के साथ शुरू की है। बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल की माने तो उत्तर प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए बाल स्वास्थ्य पोषण माह की शुरुआत की गई है। बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य देने की मुहिम में स्वास्थ्य विभाग ने करीब 5.5 करोड़ बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत जनपद लखनऊ में 2990 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाने हैं, जिससे बच्चों में होने वाली निमोनिया, डायरिया और रतौंधी जैसी बीमारियों को दूर किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, लखनऊ के जिला अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश से कुपोषण को दूर करना है, ऐसे में सबको आगे आना होगा। बांदा में विकास योजनाओं का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी, जहां उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और कृषि यूनिवर्सिटी के विकास में हो रही लापरवाही का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और जिला कारागार का भी निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में मुख्यमंत्री को कई खामियां नजर आई, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी। जहाँ तक सवाल कोई चीज पारदर्शी नहीं रहेगी, जहाँ तक सवाल है, न सड़कें हैं, न कोई सुरक्षा है, न कुछ पानी का सवाल है और तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं जो सरकार की चल रही है। मान लीजिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो बन ही रहा है, कभी तो खत्म होना चाहिए। मुजफ्फरनगर के कवाल में हुई महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में नामजद साध्वी प्राची आर्य ने एसीजेएम कोर्ट में सोमवार को सरेंडर कर दिया। साध्वी प्राची आर्य पर मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौर में हुई महापंचायत में भड़काऊ भाषण और धारा 144 के उल्लंघन करने का आरोप है, जिसमें पुलिस ने थाना सिखेड़ा में मामला भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कुंवर भारतेंद्र सिंह और बीएसपी के नूर सलीम राणा, मौलाना जमील अहमद सहित कई आरोपी कोर्ट से जमानत पर छूट चुके हैं और गन्ना समिति मंसूरपुर के चेयरमैन श्यामपाल सहित कई आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। वहीं साध्वी प्राची आर्य ने एसीजेएम सेकंड कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने साध्वी प्राची आर्य को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कानपुर सेंट्रल में ट्रेन से उतरते वक्त एक महिला का प्लेटफार्म और पटरी के बीच में पैर फंस गया, जहां महिला घंटों प्लेटफार्म पर तड़पती रही। वहीं रेलवे प्रशासन ने प्लेटफार्म को तोड़कर महिला को निकालकर अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी मौत हो गई। कानपुर सेंट्रल स्टेशन 1 नंबर प्लेटफार्म पर लखनऊ से झांसी जा रही इंटरसिटी में मेरठ की रहने वाली पूनम गुलाटी अपनी मां और बेटे के साथ कानपुर में ट्रेन से उतरते वक्त पूनम का पैर ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में फंस गया। पैर फंसने के बाद पूनम को लोग बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन जब पैर नहीं निकला तो स्टेशन पर खड़े सवारियों ने जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी और रेलवे प्रशासन ने रेलवे प्लेटफार्म को हथौड़े और छेनी से तोड़कर पूनम को 45 मिनट बाद निकाला गया और उसे अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर अस्पताल ले जाते वक्त पूनम की मौत हो गई। वहीं एक तरफ रेलवे प्रशासन और मंत्री संसाधनों की बात करते हैं, वहीं पूनम को प्लेटफार्म और पटरी के बीच निकालने में उपकरण और संसाधन कहीं दिखाई नहीं पड़े। वहीं जहां पूरे इस मामले को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी गई तो रेलवे के अधिकारी कहीं कोई हाथ जोड़ते हुए नजर आया तो किसी ने इलाहाबाद में बात करने की बात को कहकर टाल दिया।
और कुछ अधिकारी अपने ऑफिस से नदारद नजर आए। अचानक परीक्षा केंद्र बदले जाने और फिर प्रवेश पत्र न मिलने से नाराज लॉ कॉलेज के छात्रों ने इलाहाबाद फैजाबाद राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान घंटों राजमार्ग बाधित रहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा अचानक परीक्षा केंद्र बदले जाने और फिर प्रवेश पत्र न मिलने से नाराज सैकड़ों लॉ कॉलेज के छात्रों ने इलाहाबाद फैजाबाद राजमार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगाए लॉ के छात्रों ने विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान घंटों राजमार्ग जाम रहा, जिससे यात्रियों को भी फजीयत का सामना करना पड़ा। नाराज छात्रों ने सरकारी बसों में भी तोड़फोड़ की और पुलिस से भी उनकी नोकझोंक हुई। बता दें कि नगर कोतवाली के गोड़ो स्थित चिंतामणि लॉ कॉलेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध है। 3 दिसंबर से लॉ कॉलेज के तकरीबन 800 छात्रों की परीक्षा कॉलेज में ही होनी थी, परंतु विश्वविद्यालय ने अचानक उक्त लॉ कॉलेज समेत 14 कॉलेजों का स्व परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया और परीक्षा केंद्र बदल दिया गया। यही नहीं, छात्रों को प्रवेश पत्र भी नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय की इस अचानक कार्यवाही से छात्र नाराज हो गए और अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतर आए। तकरीबन 4 घंटे तक राजमार्ग जाम रहा। बाद में प्रशासनिक अफसरों के उचित आश्वासन के बाद राजमार्ग बहाल हो सका। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लॉ कॉलेज के छात्रों का गुस्सा यूं ही नहीं था। छात्रों की माने तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक दिन पहले परीक्षा केंद्र निरस्त करके और फिर तकरीबन 800 छात्रों के प्रवेश पत्र न देकर के छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। भले ही समाज कल्याण विभाग अभी तक पेंशन व्यवस्था को ऑनलाइन नहीं कर पाया हो, लेकिन अब स्कॉलरशिप को ऑनलाइन करने की तैयारी है। विभागीय सचिव एस राजू का कहना है कि गलतियों और अनियमितताओं को रोकने के लिए ये कवायद की जा रही है, लेकिन पूर्व नियोजन मंत्री प्रकाश पंत इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जी हां, अगर समाज कल्याण विभाग अपने दावे पर खरे उतरा तो अगले सत्र से स्कॉलरशिप ऑनलाइन हो जाएंगी। विभागीय सचिव एस राजू का कहना है कि अनियमितताओं को रोकने और गलतियों को सुधारने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उनके मुताबिक शिकायतें मिली थी, जिसके मद्देनजर समाज कल्याण विभाग ने सभी छात्रवृत्तियों को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। वहीं पूर्व नियोजन मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। वजह ये कि समाज कल्याण विभाग पेंशन व्यवस्था सही नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते जरूरतमंदों को परेशान होना पड़ रहा है। उनके मुताबिक पहले जरूरतमंदों को पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके बाद ही ऑनलाइन का कुछ फायदा मिल पाएगा। आपको बता देंगे, इसके पहले समाज कल्याण विभाग पेंशन को मोबाइल पर जानकारी देने की बात कर चुका है, लेकिन अभी तक ये योजना जमीन पर पूरी तरह से नहीं उतर पाई है और अब ऑनलाइन छात्रवृत्ति करने की तैयारी है। इसमें कोई शक नहीं कि योजना अच्छी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे वास्तव में जरूरतमंदों का भला हो पाएगा। अपने विद्यार्थियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सिडकुल से टाई अप करके चलेगा कुमाऊं विश्वविद्यालय। कुमाऊं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई रणनीति के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में पारंपरिक शिक्षा के साथ ही अब रोजगार परक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व से चले आ रहे रोजगार परक पाठ्यक्रमों को बढ़ाने और विद्यार्थियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सिडकुल जैसी कंपनियों से वार्ता की है। विश्वविद्यालय में एम्प्लॉयमेंट सेल स्थापित कर अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा और कंपनियों से ही पूछा जाएगा कि उन्हें किस तरह के स्किल्ड बच्चे चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय में उसी तरह के पाठ्यक्रम शुरू किए जा सके और विद्यार्थियों को ट्रेन किया जा सके। आपको बता दें कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में अब तक रोजगार परक पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे थे, मगर विद्यार्थियों को रोजगार न के बराबर मिल पा रहा था। विश्वविद्यालय के इन प्रयासों से उम्मीद है कि यहाँ के विद्यार्थियों को रोजगार के नए रास्ते मिल जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस मुकदमे दर्ज करने के मामले में कोताही बरतती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के डीजीपी खुद इस बात को बयां कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में साल 2013 में कोर्ट के आदेश पर सीआरपीसी 156(3) के तहत अब तक 600 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि थाने और चौकियों में अपनी एफआईआर दर्ज करवाने जो लोग पहुंचते हैं उन्हें मायूसी हाथ लगती है। उनकी एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है और ऐसे में ये लोग पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं। कानूनी जानकारों के मुताबिक सीआरपीसी 156(3) के तहत मुकदमे कोर्ट से दर्ज करवाए जाते हैं। साल 2013 में जनवरी से अभी तक 600 से ज्यादा मामले कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड के सभी जनपदों के थानों में दर्ज हुए हैं, जिनका संज्ञान लेते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक भी अब नींद से जागे हैं और सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं कि अब इन मामलों में कमी होनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्या महज एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों की पावर बढ़ाने से ही ये मामला सुलझ जाएगा, या फिर दरोगा रैंक के अधिकारियों को भी विशेष ट्रेनिंग देनी होगी और वादी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए सख्त निर्देश देने होंगे।
पर्यटन विकास के मद्देनजर हल्द्वानी के गोलापार इलाके में सरकार ने एक हेलोड्रम बनाने का प्रस्ताव पास किया है। इस हेलोड्रम में एक साथ आधा दर्जन से अधिक हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के कुछ ही दूरी पर सरकार द्वारा प्रस्तावित इस हेलोड्रम को बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खिलाड़ियों के आवागमन के साथ साथ पर्यटन विकास में भी इस हेलोड्रम का उपयोग किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस हेलोड्रम को सरकार द्वारा पास किया जा चुका है और इसके लिए धन भी अवमुक्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि 6 हेलीकॉप्टर इस हेलोड्रम में एक साथ लैंड कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपदा जैसी दिक्कतों से भी निपटा जा सकेगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा हल्द्वानी में इस हेलोड्रम का शिलान्यास किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश ने कहा कि 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हेलोड्रम सहित कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को एक बार फिर अपने हितों की रक्षा करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। राजधानी दून में तमाम आंदोलनकारी एकजुट हुए और मुख्यमंत्री आवास कूच किया। पिछले लंबे समय से आंदोलनकारी वन पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं, जिसको लेकर पिछले 13 दिनों से आंदोलनकारियों ने आमरण अनशन भी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही उनकी मांगों पर अमल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों पर अमल नहीं हो सका, जिसको लेकर आंदोलनकारी मुख्यमंत्री से काफी खफा थे। जिसके बाद आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि यदि जल्दी उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वो और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसका नतीजा आज राजधानी दून की सड़कों पर देखने को भी मिला। राजधानी दून में तमाम आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच कर मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी, यदि जल्दी उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वो और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसका पूरा जिम्मा सरकार का होगा। राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार उन्हें आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन आश्वासनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आंदोलनकारियों की मांगों पर अब सरकार कब तक अमल करती है। अमरोहा जिले के रजबपुर में भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BM सिंह पहुंचे और उन्होंने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। अमरोहा पहुंचे सरदार BM सिंह ने महापंचायत में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के साथ छल कर रही है, इसीलिए सरकार ने अदालत के डर से चीनी मिलों को चालू करने का समझौता तो कर लिया, लेकिन इसीलिए सरकार अभी तक ये नहीं बता पाई है किसानों का चीनी मिलों पर रुके हुए पैसों का भुगतान कब होगा। और उन्होंने कहा कि अब किसान चीनी मिलों को गन्ना तब ही देगा जब चीनी मिलें समझौते के अनुसार तय कीमत 260 रुपए नकद देंगे और 20 रुपए बाद में देंगी। BM सिंह ने बताया कि अब सरकार को माननीय उच्च न्यायालय में जवाब देना है कि उसने चीनी मिलों को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए, और हम तभी अदालत से गुजारिश करेंगे कि वे सरकार से गन्ना किसानों का बकाया 2400 करोड़ रुपए दिलाने की कृपा करें। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष सरदार BM सिंह ने कहा कि अब किसानों को किसी पार्टी या किसी नेता पर भरोसा नहीं है, बल्कि उसे भरोसा सिर्फ अदालत पर है और अब अदालत ही किसानों को न्याय दिलाएगी। आगरा के खीरागढ़ क्षेत्र में एक किसानों की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे RLD के सांसद जयंत चौधरी और आज सुबह आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने रोककर उनका जोशीला स्वागत किया। आगरा में आज राष्ट्रीय लोक दल के सांसद जयंत चौधरी खीरागढ़ में किसानों की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए जयंत चौधरी ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों को लेकर गलत नीतिगत राजनीति के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने गन्ना किसानों और चीनी मिलों पर दबाव देकर समझौता करने की बात कही। साथ ही उन्होंने सपा सरकार के मैनिफेस्टो में किए गए गेहूं किसानों को बोनस के वादे पर घेरा। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का मामला प्रकाश में आया, गेहूं पर जो बोनस देना उस वादे को भी सरकार भूल चुकी है। वहीं RLD के सांसद जयंत चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश सरकार पर किसानों को लेकर गलत नीतिगत और राजनीति के आरोप भी लगाए। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत बनी सड़कों के शिलान्यास के साथ साथ रेल लाइन का भी शिलान्यास किया। सोनिया गांधी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लोगों को विकास की कई सौगातें दी। एक दिवसीय दौरे पर पहुंची सोनिया गांधी ने सबसे पहले सराय मुगला गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी 1 दर्जन सड़कों का लोकार्पण किया और वहीं पर 45 सड़कों का शिलान्यास भी किया। इसके साथ साथ
बैंक की 13 नई शाखाओं का उद्घाटन भी किया और रायबरेली के महाराजगंज में करीब 300 करोड़ की लागत से बनने वाली 47 किलोमीटर की प्रस्तावित नई रेल लाइन रायबरेली महाराजगंज व अकबरगंज का शिलान्यास किया। इस दौरे में सोनिया गांधी के आज के सभी कार्यक्रमों की खास बात यह रही कि उन्होंने भाषण के बजाय